वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज और इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हम स्पेक्ट्रम को एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं। इसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो रिवीजन लेक्चर था और इसके अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, और इन एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन होंगी दैट विल हेल्प यू इन मेंस एग्जामिनेशन। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होंगी उसको मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ my name is Prince Luthra, All India Rank 577, and here on Unacademy Studio Rise, I teach ethics, current affairs, and history. There are various educators on Unacademy platform. आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, इवन स्ट्रैटेजी के लिए भी वेरियस एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और वी हैव सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताते हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स आपके यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल्ड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी हैव अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आपको जो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते वो प्रोवाइड करे जाएंगे, प्लस यू गेट टू सी द लाइव क्लासेस, एंड इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लास देन यू कैन डाउनलोड द लेक्चर्स एज वेल। तो आपके पास डाउनलोड की फैसिलिटी भी है। दीज आर द पैकेज ऑफ यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, लाइक 1 महीने के लिए 3, 6, 12, 24 महीने के पैकेजेस हैं। यू कैन यूज द PL लाइव कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। तो इसमें से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यू कैन यूज द कोड टू फेच 10% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 40,000 का अगर कोस्ट है तो आफ्टर यूजिंग PL लाइव कोड द कोस्ट विल कम डाउन टू 36,000। तो ये सारे पैकेजेस हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं। रिसेंटली अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया देन 12 to 24 मंथ पैकेज जो होगा वो आपके लिए सही रहेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर 24 मंथ्स का पैकेज चूज करते हैं दैट विल कॉस्ट यू 64,000 एंड यूजिंग द PL लाइव कोड उसकी जो कॉस्ट है 57,600 हो जाएगी। सो चूज एनी ऑफ द कोड। करना क्या है आपको, अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, और इसमें जो वेरियस पैकेजेस हैं इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन को आप चूज कर सकते हैं। देन यू कैन इवेंचुअली मेक द पेमेंट यूजिंग द PL लाइव कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नाउ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे विद अ कोटेशन एंड देन वी विल डू द 15 MCQs। सो कोड ऑफ द डे है, move out of your comfort zone. You can only grow if you're willing to feel awkward and uncomfortable when you are trying something new. So basically कहा यह जा रहा है कि as long as you stay in your comfort zone, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट यू हैव टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज योर कंफर्ट जोन। तो इस कंफर्ट जोन में, ये जो आपका कंफर्ट जोन है, इसके अंदर जितने भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ यहाँ पे जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर एक चीज है वो चाहिए, सो यू हैव टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन टू गेट इट। ओके, सो बेसिकली मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। इससे बेनिफिट भी क्या होगा आपको, आपका कंफर्ट जोन भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है। एंड वंस योर कंफर्ट जोन एक्सपेंड्स, उसके अंदर होने वाली जितनी भी सक्सेस है वो आपको मिलेंगी। सो एवरी डे पुश योर सेल्फ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन टू गेट व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। ये कोड ऑफ द डे था। हम मार्किंग स्कीम पे चलेंगे। इसमें 70 to 20 MCQs अगर आपके सही हैं, सो द परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। 13 to 16 है तो आपकी परफॉर्मेंस गुड। 8 to 12 इट्स अ डेंजर जोन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूंगा, बिकॉज अगर आपकी परसेंटेज 40 to 60% है प्रीलिम्स के अंदर, आपको नहीं पता होता है कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और वो सबसे डिसमल पोजीशन होती है, डिसमल सिचुएशन होती है, बिकॉज आप प्रीलिम्स के लिए भी, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं और आने वाले मेंस के लिए भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। एंड दिस लेस देन 8 MCQs आपके सही है तो इट मीन्स आपको काफी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एट दिस जंक्चर। तो अगर आपके लेस देन 40% मार्क्स है तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड एंड डाइवर्स इन योर रीडिंग। नाउ 8 to 12 अवॉइड दिस सिचुएशन और कोशिश करिए कि एवरीडे यू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, ताकि आप एक एक ब्रैकेट ऊपर आते जाएं और इवेंचुअली इस पोजीशन पे आ जाए जहां पे आप कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे और मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। नाउ हम करने क्या वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, लास्ट हमने देखा था कि जो रीजनल एस्पिरेशंस थी वो कैसे निकल के आ रही थी, कौन कौन सी छोटी किंगडम्स थी जो कि जब लेटर मुगल्स आए थे और मुगल की पावर कम हो रही थी तो उस टाइम पर कौन सी छोटी किंगडम्स जो थी वो अपने आप को असर्ट कर रही थी। अब हम देखेंगे इस बार एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टैक्टिक्स से, डिफरेंट स्ट्रेटेजी से अपने आप को एक्सपेंड किया और अपने पावर को कंसोलिडेट किया इंडिया के अंदर। तो हम फर्स्ट MCQ पे चलेंगे। फर्स्ट MCQ सेज, which of the following statements is or are correct? Lord Wellesley resorted to aggressive application of the subsidiary alliance system to extend British dominion in India. तो it was Lord Wellesley जिसने subsidiary alliance को काफी aggressively यूज किया ताकि ब्रिटिश के
एम्पायर को बढ़ाया जा सके इंडिया के अंदर। तो पहली ये स्टेटमेंट है। सेकंड, लॉर्ड हेस्टिंग फर्दर कैरिड द पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली एंड ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉन्कर्ड रादर देन एक्वायर्ड कंट्री। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया और इंडिया को एज ए कॉन्कर्ड स्टेट ट्रीट किया, ना कि एक्वायर्ड ट्रेड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्कर्ड एंड एक्वायर्ड कंट्री, विल डिस्कस इट नाउ। टेक 15 सेकंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली रिजॉर्टेड टू, यस ये हमें पता है कि सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी है कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। और किस लिए? ताकि ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश डोमिनियन को इंडिया में एक्सपेंड किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे ऑफकोर्स वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे और लॉर्ड वेलेस्ली की जो पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इंडिया के अंदर भी इस चीज को कंटिन्यू रखा और यहाँ पे इंडिया को ऐसे कॉन्कर्ड स्टेट रादर देन एक्वायर्ड कंट्री ट्रीट किया। नाउ कॉन्कर्ड स्टेट में जो आपका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कंट्री, वो उसमें जो एक बोनोमी होनी चाहिए वो नहीं होती है। सो यू फील डिस्टेंट। ओके, सो देयर वर वेरियस कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी थी उस टाइम पे और वेरियस द यूरोपियन कंट्रीज और वहां पे अमेरिका भी थी। वहां पे जो ट्रीटमेंट होता था उनके साथ एक बेटर ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था और उनको एक एक्वायर्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन जो इंडिया था उसके साथ जो बिहेवियर था वो काफी, आप कह सकते हैं कि नेगेटिव था और उसे कॉन्कर्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता था। तो जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है ना वो एक्वायर्ड टेरिटरी को बेटर मिलता है कंपेयर टू कॉन्कर्ड। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में यही था कि बहुत बार हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ये कहा था कि हमें आप जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसा मत दो, जैसा आप अपनी दूसरी कॉलोनीज को ट्रीट करते हैं हमें वैसा ही ट्रीट करो। तो कंसीडर अस एज एक्वायर्ड कंट्री, नॉट द कॉन्कर्ड वन। तो ये छोटा सा इसमें एक डिफरेंस था। खैर हम सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बात हो रही है तो सब्सिडियरी अलायंस को डिस्कस करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, ये हमें पता है। इसके अंदर बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि इट विल बी अ नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब हम आपके रेगुलर अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, बस एक चीज होनी चाहिए, दैट इज हम अपनी जो आर्मी है उसको आपके यहां पे रखेंगे। सो देयर विल बी अ परमानेंट गैरिसन, देयर विल बी अ परमानेंट गैरिसन ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, वो आपके यहां पे रहेगा। आप उनके मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उठाओगे, यू विल पे द एंटायर फीस, सैलरी एंड जितना भी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है वो आप देंगे। एंड इन रिटर्न व्हाट विल वी डू, वी विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन यू नीड। तो अगर आप पे अटैक होता है देन वी विल प्रोवाइड यू द आर्मी, वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसमें काफी सारी कंट्रीज ऐसे थी, लाइक निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने इसको साइन किया सब्सिडियरी अलायंस को। निजाम ने 1798 में ही साइन कर दिया था। उसके बाद मैसूर ने भी 1799 में, जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई उसके बाद साइन किया। और इसके बाद काफी सारे मराठास के जो छोटे छोटे कॉन्फेडरेट्स थे, लाइक 1802 के अंदर पेशवा बाजीराव ने इसे साइन किया। और इसके बाद अराउंड 1803 में सिंधिया ने भी इसे साइन किया, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस का बेसिक पर्पस यही था कि हमारी आर्मी को मेंटेन करो ताकि जब आपको जरूरत पड़ती है आर्मी की हम आपको प्रोवाइड करें। नाउ दिस वाज द अपरेंट रीजन, बट एक्चुअल रीजन क्या था, जो आर्मी रहेगी वो तो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेगी, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है जब भी चाहें उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे और भी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी जब सब्सिडियरी अलायंस किया गया था। हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये भी था कि अगर कोई भी स्टेट या किंगडम साइन करके सब्सिडियरी अलायंस को, फॉर एग्जांपल निजाम ने साइन किया, निजाम ऑफ हैदराबाद ने, अब निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो किसी भी यूरोपियन को अपनी आर्मी में इंडक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्रिटिशर्स जो है उसको परमिशन नहीं देते हैं। सो निजाम वाज इनकेपेबल टू इंट्रोड्यूस और इंडक्ट एनी ऑफ द यूरोपियन सोल्जर इन हिज आर्मी अनलेस द ब्रिटिशर्स अलाउड हिम, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर थी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर एक क्लॉज और भी डाली गई थी कि जब भी आप किसी भी दूसरी पावर के साथ अलायंस करने के लिए जाएंगे, फर्स्ट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो लेट्स से निजाम ऑफ हैदराबाद मैसूर के साथ कुछ अलायंस करने के लिए चाहते हैं, फर्स्ट दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ओनली आफ्टर दैट दे कैन गो फॉर सच अलायंस। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सब्सिडियरी अलायंस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about जिस मोहम्मद शाही? जिस मोहम्मद शाही के ऊपर 4 स्टेटमेंट्स दिए, मतलब जिस मोहम्मद शाही का आपको मतलब बताना है कि क्या है। क्या ये सेट ऑफ मैप्स थे, या सेट ऑफ टाइम टेबल्स थे, या सेट ऑफ बुक्स थी, या फिर सेट ऑफ मॉन्यूमेंट्स थे? तो इन चारों में से क्या थे ये जिस मोहम्मद शाही? इसमें मैं आपको बता देता हूं, इट वॉज बाय सवाई जयसिंह,
अब सवाई जय सिंह का नाम जो है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ही फेमस है, हो सकता है उससे आपको कुछ इसको समझने में, इसका आंसर करने में हेल्प मिलेगी। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, क्या इसका आंसर हो सकता है? फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। सो आंसर हमारा है यहाँ पे सेट ऑफ टाइम टेबल्स। ठीक है, नाउ टाइम टेबल्स किस चीज के? बेसिकली सन एंड मून से रिलेटेड या फिर जितने और आपके सैटेलाइट्स होते हैं उसके टाइम को यहाँ पे टाइम टेबल में डाला गया था। ये जो थी एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स थी। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो सवाई जयसिंह के बारे में तो आपको पता होगा दैट ही वाज अ वेरी कीन एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने कौन कौन सी जगह पे ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, ये करंट अफेयर्स की न्यूज में भी था कुछ टाइम पहले। इसको याद रखने का तरीका ये है, मथुरा। तो 5 जगह पे इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। एक थी दिल्ली, J4 जयपुर, V से वाराणसी या बनारस, U से उज्जैन और मथुरा, डेजावू मथुरा। तो इन 5 जगह पे सवाई जय सिंह ने अपनी ऑब्जर्वेटरी बना रखी थी और ये बुक्स जो थी इन्होंने इन्वेंट करी थी। क्यों? ताकि लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, एस्ट्रोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बेसिकली ये चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ें, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी कीन एस्ट्रोनॉमर। तो ये चीज आप बता सकते हैं। इसके अलावा सवाई जय सिंह के बारे में एक चीज और भी कही जाती है, दैट द पिंक सिटी ऑफ जयपुर जो थी वो भी सवाई जय सिंह ने बनाई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है सवाई जय सिंह जी के बारे में। और आपको अब्जिज मोहम्मद शाही के बारे में भी पता चल गया कि क्या था, ये एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स थी, टाइम टेबल्स का डेटा था इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर बी था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हु ऑफ द फॉलोइंग ट्राई टू एनकरेज विडो रिमैरिज? विडो रिमैरिज के लिए कुछ लोग थे, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इसके विडो रिमैरिज को सपोर्ट करने के लिए आवाज उठाई थी। तो क्या इन 3 लोगों में से वो थे? राजा राममोहन रॉय थे, देखेंगे, राजा सवाई जय सिंह थे, या फिर परशुराम भाऊ थे। टेक 15 सेकेंड्स, क्या इसका आंसर हो सकता है? अब जहां तक मैं बता सकता हूं, राजा राममोहन रॉय के बारे में तो सभी को पता, तो ये तो होंगे ना। बाकी जो 2 लोग हैं इनके बारे में सोचिए। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं किस किसने एनकरेज किया था विडो रिमैरिज के लिए। सो ऑल दीज थ्री पर्सनैलिटीज वर इन्वॉल्व इन एनकरेजिंग विडो रिमैरिज। तीनों ही सपोर्ट करते थे। राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बे और मराठा जनरल परशुराम भाव, ये तीनों ही, एंड राजा राममोहन रॉय, तीनों ने ही कोशिश करी कि विडो रिमैरिज को एनकरेज किया जा सके। बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही कम थी सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि किस चीज में बिलीव करते थे? सती में बिलीव करते थे। वो ये कहते थे कि एक बार अगर आपके हस्बैंड की डेथ हुई सो यू शुड ऑप्ट फॉर सती। और विडो रिमैरिज जो थी बेसिकली इसी को ही काउंटर करती थी, क्योंकि अगर विडो को रीमैरिज करने के लिए आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट मींस वो सती नहीं कर रही है। इसी वजह से जो सोसाइटी थी वो इस चीज को, विडो रिमैरिज को डिस्करेज करती थी और सती को एनकरेज करती थी। और बाकी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो क्या कहते थे कि सती नहीं होनी चाहिए। अब सती नहीं होगी तो जो लेडी है, विडो है, वो क्या करेंगे? उसको ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक रीमैरिज को ऑप्ट करने की। ठीक है, ताकि वो अपनी जो जिंदगी है दोबारा से स्टार्ट कर सके। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों लोगों ने ही कोशिश करी दैट विडो रिमैरिज शुड बी एनकरेज इन सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया? तो ब्रिटिश पीरियड कब शुरू हुआ इंडिया के अंदर? तो द ईयर 1740 when the Anglo-French struggle for supremacy in India began in the wake of war of Austrian succession in Europe। क्या ये 1740 में हुआ था, जब जो इंग्लिश थे और फ्रेंच थे वो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू कर रहे थे। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर जो था, यूरोप के अंदर भी उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी और उनकी जो लड़ाई वहां चल रही थी वो यहां तक कंटिन्यू हो रही थी। वो एक पीरियड था 1714 का जब ब्रिटिश का रूल जो था एस्टैब्लिश हो गया इंडिया के अंदर। सेकंड, इन द ईयर 1757 व्हेन द ब्रिटिश डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल एट प्लासी। तो जब प्लासी का वॉर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स जीत गए थे और वो 1757 की बात है, तभी ब्रिटिश का जो रूल था वो स्टार्ट हुआ था, या ब्रिटिश पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। थर्ड देखते हैं, इन 1761 द ईयर ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हेन द मराठास वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। हमें पता है 1761 के अंदर जो पर्शियंस थे, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आए थे, उन्होंने मराठा को हरा दिया था। क्योंकि अभी तक यही सोचा जा रहा था कि जो मराठाज होंगे वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया रूल करेंगे। लेकिन इस डिफीट के बाद ये एस्टैब्लिश हो गया कि मराठा विल
नॉट बी एबल टू रूल इंडिया, देयरफॉर अब बचता कौन है, ब्रिटिशर्स। तो दैट वाज द टाइम जब ब्रिटिश पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था। नाउ दीज 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। आप बताइए इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है कि ब्रिटिश का पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? क्या वो 1740 में हुआ था, क्या वो 1757 में हुआ था, या 1761 में हुआ था? टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है? फाइव मोर सेकेंड। ओके, डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इट्स नॉट अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, है जान के डाला गया था। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मेंस क्वेश्चन बिकॉज तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिकॉज अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग बात कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1740 के अंदर एंग्लो फ्रेंच जो स्ट्रगल थी उसके बाद ब्रिटिश का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स को जीत मिली तो वो एक पीरियड था जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड वहां से स्टार्ट हुआ। और बाकी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 1761 के अंदर इन 1761 व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास इन बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग दैट अब मराठा तो रूल कर नहीं पाएंगे, देयरफॉर नाउ ब्रिटिशर्स विल रूल ओवर द कंट्री। नाउ तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही थी। प्रीलिम्स में यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आना मुश्किल है, लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट्स को बताने का रीजन यही था कि मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है दैट ब्रिटिश केम इन इंडिया इन 1600s बट ब्रिटिश पीरियड बिगेन फार लेटर देन दैट। तो इसको आपको इलेबोरेट करना है इस स्टेटमेंट को, तो आपको ये तीनों ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से गलत पॉइंट कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट कि डिफरेंट हिस्टोरियंस जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स को ब्रिटिश का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट को आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। हमारा फिलहाल यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मेन स्टैंड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which of the following was were the causes of British success in India? तो ब्रिटिश क्यों सक्सीड हुए या क्यों सक्सेस मिली उनको इंडिया के अंदर, जबकि बाकी की यूरोपियन पावर्स जो थी उनको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। 3 स्टेटमेंट दिए, विल रीड देम वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट दे हैड सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी विच हेल्प देम इन सक्सीडिंग इन इंडिया। ठीक है, तो उनके पास जो आर्टिलरीज थी, उनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, मिलिट्री जो उनकी थी वो काफी अच्छी थी, इसी वजह से उनको सक्सेस मिली। सेकंड, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। तो उनकी जो मिलिट्री थी उनमें डिसिप्लिन काफी अच्छा था और वो अपनी मिलिट्री या आर्मी पर्सनल को रेगुलर बेसिस पे सैलरी भी दिया करते थे। ओके, थर्ड, कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड स्किल्स एंड नॉट ऑन हेरिडिटरी और कास्ट एंड क्लैन टाइज। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स जो ट्रूप्स थे उनको किस बेसिस पे रखा जाता था, उनकी मेरिट के बेसिस पे रखा जाता था, उनके स्किल के बेसिस पे रखा जाता था, ना कि उनकी हेरिडिटरी की किस फैमिली से वो आते हैं, उनकी कास्ट क्या है, किस क्लैन से आते हैं, इनके बेसिस पे उनको जॉब नहीं दी जाती थी, जबकि उनके स्किल के बेसिस पे दी जाती थी। नाउ कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है तीनों की तीनों। टेक 15 सेकंड्स, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फाइव मोर सेकंड्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास जो आर्म्स एम्यूनिशन जो थे वो काफी बेटर क्वालिटी के थे एज कंपेयर टू इंडियंस और इवन अदर यूरोपियन पावर्स। ठीक है, हमने काफी हद तक उनको इमिटेट करने की भी कोशिश करी बट विदाउट एनी सक्सेस। तो ज्यादा सक्सेस नहीं मिली बिकॉज उनके जो आर्म्स थे, एम्यूनिशन थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज कटिंग एज ऑफ दैट टाइम। पहली स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। नाउ रेगुलर सैलरी से फायदा क्या होता है, बिकॉज यू कैन गेट द लॉयलिटी। ठीक है, अब क्यों बहुत से लोग जो है प्राइवेट सेक्टर्स की जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर को ऑप्ट करते हैं, वाई, बिकॉज उनको रेगुलर सैलरी मिलती है तो प्रेफरेंस उनको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं। द सेम थिंग हैपेंड, लोग वहां की मिलिट्री आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि उनके वहां पे उनको रेगुलर सैलरी मिलती थी, विच वॉज नॉट इन द केस ऑफ अदर केसेस। और दूसरों की अगर दूसरी आर्मीज की बात करते थे, इवन इंडिया के केस की बात करते थे, जो यहाँ पे रूलर्स थे वहां पे रेगुलर सैलरी का प्रोविजन जो था वो हर टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। इसी वजह से जो लॉयलिटी थी वो आप गेन नहीं कर पाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर रेगुलर सैलरी दी जाती थी और आर्मी पर्सनल से लॉयलिटी को एक्सपेक्ट किया जाता था जो उनको मिलती भी थी। और इसी वजह से उनके पास डिसिप्लिन भी जो था वो काफी हद तक उनकी आर्मी में इन्फ्यूज हो चुका था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है ये भी करेक्ट हो जाएगी।
थर्ड पे आते हैं, कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड स्किल। यस, वहां पे वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो कोई भी ऑफिसर क्यों बनेगा, या कोई भी आर्म पर्सनल को क्यों हमने इंडक्ट किया आर्मी के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। तो स्किल्स के बेसिस पे ही लोगों को, मेरिट के बेसिस पे ही लोगों को लिया जाता था, ना कि कास्ट और क्लैन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तीनों ही जो थे रीजन थे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो हमारे ट्रूप्स थे, आर ट्रूप्स। प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इनडिसिप्लिन था, काफी इनडिसिप्लिन था हमारे ट्रूप्स के अंदर। अगर हम उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ कंपेयर करते थे तो यहाँ पे जो हमारे ट्रूप्स होते थे वो अपोजिशन में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। मराठा के ट्रूप मैसूर को ज्वाइन कर रहे हैं, मैसूर के ट्रूप मराठा को ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर उनको लालच दे दिया जाता था तो वो अपना शिफ्ट कर जाते थे दूसरी आर्मी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए मराठा के जो ट्रूप्स थे, ठीक है, वो तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। देखिए, आर्मी का काम होता है टू फाइट, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अगर आप उनको कहते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपने उनकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया। इमेजिन कि अभी आज के टाइम में इंडिया के अंदर आर्मी अलग है टू फाइट, और हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अलग है। वो उनका काम है टैक्स को कलेक्ट करना, आर्मी का काम है बैटलफील्ड के अंदर, वॉर के अंदर अपने स्किल्स को शो करना। तो वॉर को जीतना आर्मी का काम है और टैक्स को कलेक्ट करना आईटीओ का काम है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स का काम है। अगर ये दोनों चीजें एक ही बंदा करने लग जाएगा तो ऑफकोर्स उसकी जो एफिशिएंसी है और जो उसका स्किल है वो ऑफकोर्स उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे सेपरेशन और स्पेशलाइजेशन जरूरी था और मराठा ये चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और फाइनली कास्ट सिस्टम जो ऑफकोर्स इंडिया में फॉलो होता था तब भी, और उसी वजह से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल्ड और मेरिटोरियस पीपल होते थे वो हम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट नहीं कर पाते थे काफी बार। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी उसके अंदर भी देयर वाज दिस गाय हु वाज अ वेरी गुड स्पिनर, लेकिन उसको टीम में लेने के लिए काफी अपोजिशन हुई। विलेजर्स ने कहा कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है और ही इज एन आउटकास्ट, देयरफॉर उसको टीम में नहीं लेना चाहिए। हाउएवर ही वाज वेरी स्किल्ड और इवेंचुअली उसी ने ही मैच जितवाया था, लेकिन इनिशियल अपोजिशन तो थी उसको लेके। तो उस टाइम पर लोग जो थे वो स्किल को प्रेफरेंस नहीं देते थे, कास्ट को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर ऐसा नहीं था। खैर, हमारा आंसर यहाँ पे सी है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, उससे पहले एक चीज और देखते हैं, व्हाई ब्रिटिश सक्सीडेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जीतने का क्या रीजन थे। ब्रिलियंट लीडरशिप, बेसिकली क्या था, फर्स्ट लाइन लीडर और सेकेंड लाइन लीडर ये ब्रिटिशर्स के पास थे। फर्स्ट लाइन लीडर में कौन कौन थे, जैसे क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, एल्फिंस्टोन, मुनरो, मार्कस, डलहौजी, ये जो थे फर्स्ट लाइन लीडर्स थे। और इनकी जो लीडरशिप थी वो रेयर क्वालिटीज शो करते थे अपने लीडरशिप के अंदर, लेकिन एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी थी, सेकंड जिसे वो सेकेंडरी लीडर्स कहा करते थे। इसमें कौन थे, सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, ये जो लोग थे ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते थे। लेकिन इंडिया के पास क्या था, इंडिया के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो थी। हमारे यहाँ पे भी अच्छे लीडर्स थे, लाइक हैदर अली थे, हमारे यहाँ पे टीपू सुल्तान थे, किलिच खान थे, साथ में माधवराज सिंधिया थे, जसवंत राव होलकर, काफी अच्छे अच्छे लीडर्स थे। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि सेकंड रंग ऑफ लीडर्स कहा जाता है वो हमारे पास मिसिंग था। ठीक है, तो ब्रिलियंट लीडरशिप हमारे पास भी थी लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं थी। थर्ड, नेशनलिस्ट प्राइड। अब ब्रिटिशर्स जब भी फाइट करते थे वो ब्रिटिश एज ए कंट्री को ध्यान में रख के फाइट करते थे, लेकिन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था कि इंडिया एज ए कंट्री वो मिसिंग था। तब हर कोई अपनी छोटी छोटी किंगडम के लिए लड़ाई करता था। मराठा अपनी मराठा पावर के लिए लड़ाई करते थे, मैसूर के लिए लड़ाई करता था, मुगल अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ाई करते थे। तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, एक कंट्री का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो मिसिंग था। ठीक है, फाइनली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स जो थे इनकी एक सबसे खासियत जो चीज थी वो थी कि पैसे को बहुत आसानी से रेज कर लेते थे लोगों से, जो ब्रिटिश पीपल थे उनसे पैसा रेज करते थे फाइट करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स इनको पैसा देते थे, ये फाइनेंस को यूज करके दे यूज टू वेज वॉर्स, और जब वॉर का रिजल्ट उनके फेवर में आता था तो दे यूज टू गिव हाई और हेफ्टी रिटर्न्स टू द स्टेक होल्डर्स। तो लेट्स से कि आप ब्रिटिशर्स हैं, आपने पैसा लगाया, ब्रिटिशर्स को पैसा दिया और ब्रिटिश उस फाइट के अंदर, उस वॉर के अंदर जीत गए, तो ब्रिटिश आपको, जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं, उस वॉर के बाद उनको जितना भी बेनिफिट मिला बाय कैप्चरिंग द लैंड, कैप्चरिंग द मनी, उसमें से एक शेयर आपको देते थे। ठीक है, तो उनके पास फाइनेंशियल बैकअप हमेशा रहता था ब्रिटिशर्स के पास। हमने ये भी देखा था कि जो बाकी की यूरोपियन पावर्स थी उनके पास ना कैपेसिटी थी पैसा रेज करने की, ना उनके पास स्किल था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास हमेशा पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहती थी। इस वजह से दे यूज टू वेज वॉर्स और वहां से भी काफी ज्यादा बूटी जो थी वो कलेक्ट करते थे। ठीक है, खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो
हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के ऊपर। 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है आज के दिन का, तो उस वक्त वो बंगाल के अंदर ही इंक्लूडेड था। देखते हैं, नवाब ऑफ बंगाल हैड अथॉरिटी ओवर बंगाल बट बिहार एंड उड़ीसा वर आउट ऑफ हिज एम्बिट। जो बंगाल के नवाब थे उनके पास बंगाल के ऊपर तो पूरी अथॉरिटी थी, लेकिन बिहार और उड़ीसा उनके पास नहीं थे। नेक्स्ट, द कंपनी पेड अ सम ऑफ ₹3,000 मींस 350 pounds of that time per annum to the Mughal emperor who allowed them to trade freely in Bengal। तो कंपनी क्या करती थी, 3,000 रुपए साल के देती थी नवाब को, मुगल एम्परर को, और उसके बदले में बंगाल में वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। ये भी हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया, अगर याद होगा तो आप इसको आंसर अच्छे से कर पाएंगे। टेक 15 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आंसर करिए इसे कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के ऊपर। 5 more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। बिल्कुल सही है, रिचेस्ट प्रोविंस है मुगल एम्पायर का, और यस इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड होता था। सो बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल बंगाल। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड, नवाब ऑफ बंगाल had authority over Bengal, but Bengal, जो बिहार और उड़ीसा थे, they were not under him. This statement is wrong because Nawab of Bengal was the sole ruler of Bengal and Bihar and Odisha. Now Bihar and Odisha were also under the ambit of Nawab of Bengal. Second statement हमारी गलत हो जाती है, इसी वजह से C और D eliminate हो जाते हैं। Third, the company paid a sum of ₹3,000 per annum so that they could freely trade in the region of Bengal. This statement is also correct. तो first और third statement सही है, आंसर हो जाएगा B. So यहाँ पे पेमेंट कितनी करी जाती थी, 350 पाउंड पेमेंट करके फ्रीली ट्रेड किया जाता था, और अराउंड 50,000 पाउंड्स का मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था। तो समझ रहे हैं, सिर्फ छोटा सा अमाउंट देके जो अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कितना ज्यादा है, और इस वजह से जो एंटायर प्रॉफिट जो होता था दैट यूज्ड टू बी फॉरफिटेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाते थे बाय जस्ट पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू बंगाल। सिर्फ 3,000 रुपए देके इतना पैसा कमाते थे यहां से। ठीक है, आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which of the following statements is or are correct? 3 स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सरफराज खान वाज अ केपेबल रूलर। सरफराज खान जो थे वो एक केपेबल रूलर थे, देखेंगे। नेक्स्ट, अली वर्दी खान हु स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल्स एंड अंडर हिज रीन बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। सो जो अली वर्दी खान थे उन्होंने क्या किया, एक तो मुगल को ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया, और उन्हीं की रीन के अंडर, उन्हीं के रूल के अंडर जो बंगाल था उसने एक्सेप्शनल सक्सेस को अचीव किया था। देखेंगे, इन बंगाल पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम नवाब टू ब्रिटिश ड्यूरिंग 1757 से 1765। तो इन 8 सालों के अंदर जो पावर थी वो नवाब से कहां चली गई थी, ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। टेक 15 सेकंड्स, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। क्या आंसर हो सकता है इसका, फाइव मोर सेकंड्स। चलिए देखिए, ये याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चन में, मुर्शीद कुली खान, इनके बाद इसके सन शुजाउद्दीन, देन सरफराज खान, एंड फाइनली अली वर्दी खान। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान आए थे, इन्होंने 1700 से लेके 1727 तक रूल किया, और फिर शुजाउद्दीन जो कि मुर्शीद कुली खान के सन इन लॉ थे, इन्होंने रूल किया काफी लंबे टाइम तक। इन्होंने भी 1727 से 1739, 1727 से 39, 12 साल। फिर आए सरफराज खान, ही वॉज नॉट केपेबल, तो ही वॉज सन ऑफ मुर्शीद कुली खान बट ही वॉज नॉट केपेबल। तो इन्होंने भी कुछ टाइम रूल किया, अराउंड 1 साल, 1739 से 40। बिकॉज ही वॉज इनकेपेबल ही वॉज किल्ड बाय अली वर्दी खान। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। तो फाइनली अली वर्दी खान जो थे वो रूल में आए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहीं पे गलत हो जाएगी, बिकॉज सरफराज खान वॉज अ रूलर बट ही वॉज नॉट अ केपेबल रूलर, ही वॉज इनकेपेबल रूलर एंड ही वॉज सन ऑफ मुर्शीद कुली खान। सेकंड, अली वर्दी खान हु स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल्स एंड अंडर हिज रीन बंगाल ने काफी सक्सेस अचीव करी है। यही एक ऐसे रूलर हैं अली वर्दी खान जिनके टाइम में माना जाता है कि जो बंगाल था अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा था। द सक्सेस, द जेनिथ ऑफ सक्सेस वाज अचीव्ड अंडर हिज रीन। इन्होंने मुगल्स को ट्रिब्यूट देना भी बंद कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। द बंगाल
पावर कब ट्रांसफर हुई? 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुई। यहाँ पे डिफीट के बाद ऑफकोर्स जो पावर थी वो ट्रांसफर होनी थी किसको? ब्रिटिशर्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, तो ये 1757 से लेकर 1765 का जो पीरियड था, पावर धीरे धीरे जो थी नवाब से लेके ब्रिटिशर तक ट्रांसफर हो रही थी, क्योंकि छोटी छोटी बैटल्स के अंदर ब्रिटिशर जो थे वो नवाब को हराते जा रहे थे, और इन डिफीट्स की वजह से ही जो पावर था पावर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट अली वर्दी खान? मैंने पिछले स्लाइड में बताया था केपेबल रूलर, और इनके अंडर में जो बंगाल को सक्सेस मिली थी दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। खैर 3 स्टेटमेंट देखते हैं। ही वाज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रूल ऑफ सरफराज खान। तो सरफराज खान का जो रूल था उनके टाइम पर ही वाज द डेप्यूटी गवर्नर, बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे, देखेंगे। देन ही सक्सीडेड सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के बाद ये रूल में आए थे, इसको भी देखेंगे। थर्ड, ही वाज किल्ड बाय सरफराज खान, सरफराज खान ने इनको मार दिया। तो हो सकता है उनको उनकी सक्सेस की वजह से, बिकॉज अली वर्दी खान वाज वेरी केपेबल, सरफराज खान को पसंद ना आया हो इसलिए मार दिया हो। नाउ अगर आपने पिछली स्लाइड में मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए काफी आसान होगा, और इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं। तो टेक 15 सेकेंड्स, आंसर करिए इसका क्या हो सकता है। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। हमें 3 स्टेटमेंट दिए अली वर्दी खान के बारे में, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर। ही वाज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। यस, जब सरफराज खान रूल कर रहे थे उस टाइम पर ही वाज मैनेजिंग बिहार। तो बिहार जो था वो कौन मैनेज कर रहा था? अली वर्दी खान। ही वाज द डेप्यूटी गवर्नर देयर। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, ही सक्सीडेड सिराजुद्दौला। नहीं, हमने पढ़ा था कि सरफराज खान को मारा था इन्होंने, तो ही किल्ड सरफराज खान। उसके बाद जो रीन थी अपने हाथों में ले ली थी। सो ही डिड नॉट सक्सीड सिराजुद्दौला, रादर सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिम। तो पहले कौन आया था? सरफराज खान, और उनको मारने के बाद अली वर्दी खान। उनके बाद आए सिराजुद्दौला जो कि उनकी डॉटर के सन थे। ठीक है, यहीं से हमारी थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी पता चलता है। ही वाज किल्ड बाय सरफराज खान, नहीं ही किल्ड सरफराज खान। तो हमारा यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए। और इसमें हम अली वर्दी खान के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। व्हेन ही वाज रूलिंग, उनको धीरे धीरे ऐसे रियलाइज हो रहा था, स्टार्टिंग में ही वाज नॉट वेरी मच एप्रीहेंसिव ऑफ ब्रिटिशर्स, बट लेटर ऑन उनको ऐसा रियलाइज हुआ कर्नाटक रीजन में, जब उन्होंने ध्यान दिया कि दैट यूरोपियन कंपनीज जो है वो धीरे धीरे पावर को कैप्चर कर रही हैं, और इसी की वजह से ही उन्होंने यूरोपियंस को बंगाल से निकाल दिया। जब उनका ध्यान गया कि कर्नाटक के अंदर जो यूरोपियंस है वो क्या कर रहे हैं, वो पावर को कैप्चर कर रहे हैं, यही चीज को उनको पता चला कि यही चीज वो बंगाल में भी कर सकते हैं यूरोपियंस। इसी वजह से टाइम रहते ही उनको एक्सपेल कर दिया गया बंगाल से। खैर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which of the following were challenges before Sirajuddaulah? अब बताया था सिराजुद्दौला was the son of youngest daughter of Ali Wardi Khan। इनके सामने चैलेंजेस क्या है जब इनको रूल दिया गया? अराउंड आई थिंक ये 20-21 साल के थे जब इनको रूल इनको मिला था, और काफी सारे चैलेंजेस थे उस यंग बॉय के सामने, और वो हम देखेंगे। मीर मदन वाज हिज राइवल कजन, तो मीर मदन इनके राइवल कजन थे, देखेंगे। मीर जाफर अ रिबेलियस कमांडर वाज आल्सो अ चैलेंज, तो मीर जाफर भी एक चैलेंज थे। देन एवर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ये भी एक चैलेंज प्रोड्यूस कर रही थी इनके सामने, ये देखेंगे। नाउ टेक 15 सेकंड्स, क्या आंसर हो सकता है इसका? फाइव मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? मीर मदन वाज हिज राइवल कजन। ये उनका जो राइवल कजन था वो ऑफ कोर्स ही हैड ए राइवल कजन, बट हिज नेम वाज नॉट मीर मदन, इट वाज शौकत जंग। शौकत जंग, ही वाज द राइवल कजन। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, इसी वजह से आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे। नेवरदलेस विल गो थ्रू द स्टेटमेंट्स। मीर जाफर अ रिबेलियस कमांडर वाज आल्सो अ चैलेंज, तो मीर जाफर उनका कमांडर था, उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मीर जाफर की थी, बट बिकॉज ही वाज रिबेलियस वहां पे ही यूज्ड टू डिफाई हिज ऑर्डर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, मीर जाफर वाज अ रिबेलियस लीडर, एवर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उनके रीजन में ही जो ब्रिटिशर्स थे उनको कंपटीशन दे रहे थे, ही वाज नॉट गेटिंग मच रेवेन्यू आउट ऑफ ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जो थे सारे के सारे रेवेन्यू को फॉरफिट कर रहे थे। सो दैट वाज अगेन अनदर चैलेंज। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स उनकी एक आंट थी घसीटी बेगम,
वो भी जो सिराजुद्दौला थे यंग एम्परर, उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कॉन्स्पायर करती रहती थी। मीर जाफर का नाम मैंने बता ही दिया, और उनके जो सब्जेक्ट्स थे लार्जली हिंदू थे एंड ही हिमसेल्फ वाज मुस्लिम, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था उनके लिए। सो ही यूज्ड टू टेक स्टेप्स वेरी केयरफुली कि कुछ ऐसा ना हो जहां पे रिलीजियस प्रॉब्लम्स उसके शासन के अंदर उसको फेस करनी पड़े, ठीक है। प्लस इनके यहाँ पे जो नोबल्स थे कोर्ट के अंदर, कोर्ट कंप्राइजिंग जगत सेठ, ओमीचंद एंड राय बल्लभ, ये जो लोग थे ये भी इनके अगेंस्ट में थे। मींस ये जो नोबल क्लास थी दे डिड नॉट लाइक सिराजुद्दौला एनीवे, तो उनको भी ये पसंद नहीं थे। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा राइवलरी, उनको कितने ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। उनके कजन उनके अगेंस्ट में है, उनकी आंट उनके अगेंस्ट में है, उनके सब्जेक्ट्स उनके अगेंस्ट में हो सकते हैं अगर वो कुछ गलत स्टेप छोटा सा भी लेते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा उनके जो कमांडर है मीर जाफर, वो भी उनके अगेंस्ट में है। कोर्ट के अंदर जो नोबल मैन है जगत सेठ, ओमीचंद, राय बल्लभ, वो भी उनके अगेंस्ट में है। तो काफी ज्यादा अपोजिशन उनको फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए, जैसे कि जो शौकत जंग थे इनको एक बैटल में हराया और उनको तो वहां पे उनको मार दिया। ये एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो इनके कमांडर थे मीर जाफर, उनको हटाया, उनकी जगह पे किसको रखा, मीर मदन को। तो एक जो कमांडर जो उनको लगता है कि उनके ऑर्डर्स को डिफाई करते हैं, उनको हटा के किस अपने एक ऐसे कमांडर को रखा जो उनके जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो कुछ कुछ उन्होंने अपनी एम्पायर के अंदर चेंजेस करे ताकि उनको जो अपोजिशन है, जो चैलेंजेस है उनके काफी हद तक कम हो सके। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ पे फिलहाल हमारा आंसर जो था वो डी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रीकर्सर्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के कुछ प्रीकर्सर्स दिए हैं, इसमें से कौन से प्रीकर्सर्स थे, किसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। फर्स्ट, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे क्या वो ट्रेड प्रिविलेजेस को मिसयूज कर रहे थे, देखते हैं। इंग्लिश फॉरफिटेड कैलकाटा विदाउट परमिशन ऑफ नवाब। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कैलकाटा को फॉरफिट कर लिया और नवाब से पूछा भी नहीं। सेकेंड है, ब्रिटिश गेव असाइलम टू कृष्णदास हु वाज अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव। तो एक पॉलिटिकल भगोड़ा था ये कृष्णदास, जिसको ब्रिटिशर्स ने असाइलम दिया, अपने यहाँ रहने की जगह दी और प्रोटेक्शन दी। नाउ टेक दीज थ्री स्टेटमेंट्स इनटू अकाउंट। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, 15 सेकंड्स लीजिए। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ब्रिटिशर्स। पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, बिकॉज इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने जो भी उनको कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए प्रिविलेजेस दी गई थी उसको मिसयूज करना शुरू किया था, जिसमें दस्तक करके भी एक हमने क्लोज पढ़ा था कि दस्तक वो इशू करते थे और दस्तक को सेल करना भी शुरू कर दिया था। ये सब चीजें जो थी वो नवाब को पसंद नहीं आई और इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो था वो इवेंचुअली हुआ। सेकेंड, इंग्लिश फॉरफिटेड कैलकाटा विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। नवाब को पता भी नहीं था और कैलकाटा को फॉरफिट कर लिया अंग्रेजों ने। ये चीज भी नवाब को पसंद नहीं है और ये एक रीजन बनी बैटल ऑफ प्लासी के लिए। थर्ड, ब्रिटिश गिव असाइलम टू कृष्णदास। ना कृष्णदास कौन था, ही वॉज सन ऑफ राज बल्लभ, इनके बेटे थे। और इन्होंने क्या किया था, ये जो नवाब का ट्रेजर था उसको चुरा के भागे थे, ठीक है। तो बेसिकली इट वॉज नॉट ओनली फाइनेंशियल थेफ्ट बट ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट टू द नवाब कि उनका पैसे को चुरा के कृष्णदास भागे और उनको असाइलम किसने दिया, अंग्रेजों ने एक जो पॉलिटिकल फ्यूजिटिव थे उसको बचाने के लिए असाइलम दिया। तो ये चीज भी नवाब को पसंद नहीं आई और बैटल ऑफ प्लासी जो थी इवेंचुअली इट लेड टू बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अच्छा, थोड़ा सा इसका और इसके बारे में पढ़ते हैं। हुआ क्या था, कंपनी जो थी बेसिकली ब्रिटिशर्स, उनको ऐसा लग रहा था कि सिराज जो है सिराजुद्दौला, उनकी ट्रेड प्रिविलेजेस जो है काफी हद तक कम कर देंगे। वाई, बिकॉज सिराजुद्दौला जो थे वो फ्रेंच के साथ उनकी बोनोमी काफी थी, उनकी अच्छी बन रही थी फ्रेंच के साथ। इसी वजह से क्या हुआ था, लेटर ऑन सिराज ने जो अंग्रेजों का फोर्ट था कैलकाटा के अंदर उसको फॉरफिट भी कर लिया था। और ये जो चीज थी कंपनी को पसंद नहीं आई थी और कंपनी को ऐसा भी लग रहा था कि धीरे धीरे जो नवाब है वो फ्रेंच की साइड चला जाएगा और उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए और जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई और इवेंचुअली बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, उससे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी में सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे
उनके 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, और जिसमें से वो काफी छोटा कमरा था जिसमें 146 लोगों को बंद किया गया था, और इसमें बिकॉज ऑफ द सफोकेशन 123 ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब हिस्टोरियंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफी सारे हिस्टोरियंस इस चीज को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो नंबर 123 का है ये नंबर काफी ज्यादा है, इतने लोगों की डेथ नहीं हुई थी। खैर वो हम हिस्टोरियंस पे ही छोड़ते हैं। नेवरदलेस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 कैप्चर्ड ब्रिटिशर्स को एक रूम में डाला, और वहां पर बिकॉज ऑफ सफोकेशन 123 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, ये एक चीज थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Which of the following statements is or are incorrect about Battle of Plassey? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला वाज मर्डर्ड बाय मीर जाफर, तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने मारा था। देखेंगे अ सीक्रेट अलायंस वाज फोर्ज्ड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर, तो इन दोनों के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और मीर जाफर के बीच में एक सीक्रेट अलायंस बनी थी। देन ब्रिटिश वन द बैटल विद ट्रेचरी एंड डिसीट, तो ब्रिटिशर्स ने ये फाइट कैसे जीती, ये बैटल कैसे जीती, धोखे से और डिसीट से। ठीक है ना, टेक 15 सेकंड्स। क्या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रिमेंबर कि आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है। फाइव मोर सेकंड्स पे डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। सिराजुद्दौला वाज मर्डर्ड बाय मीर जाफर। नाउ दिस स्टेटमेंट इज पार्शली इनकरेक्ट बिकॉज सिराजुद्दौला वाज मर्डर्ड फॉर श्योर, बट ही वाज मर्डर्ड बाय मीर मिरान। मीर मिरान हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ मीर जाफर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड, अ सीक्रेट अलायंस वाज फोर्स्ड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर, तो ब्रिटिशर्स ने पहले ही जो अलायंसेस फॉर्म करना शुरू कर दी थी, बिकॉज उनको पता था कि अगर अलायंसेस नहीं बनाएंगे तो बैटल ऑफ प्लासी में उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिराजुद्दौला को लोग पसंद नहीं करते थे, कौन कौन से थे वो मैंने बताया था आपको, मीर जाफर जो उनका कमांडर था, इसके अलावा राय दुर्लभ उनके जो कोर्ट में था, जगत सेठ, ओमी चंद, इन लोगों के साथ अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया था पहले ही। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि ये लोग ऐसे हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं किसको, सिराजुद्दौला को, और इसी वजह से अगर इनके साथ अलायंसेस बना ली जाएगी तो हराना बैटल ऑफ प्लासी में आसान हो जाएगा सिराजुद्दौला को, और ब्रिटिशर्स को विक्ट्री जो है आसानी से मिल जाएगी। तो इनके साथ अलायंसेस बनाई, दिस इज करेक्ट। सीक्रेट अलायंसेस थी, सिराजुद्दौला को पता भी नहीं चला। देन ब्रिटिश वन द बैटल विद ट्रेचरी, यस ट्रेचरी और डिसीट से उन्होंने ये बैटल जीती। वाई? बिकॉज ये सीक्रेट अलायंसेस बनाई गई थी, जो सिराजुद्दौला के जो नवाब के खुद के लोग थे वो ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे थे, तो इसी वजह से ये जो ब्रिटिशर्स थे इस फाइट के अंदर जीते। नाउ इंग्लिश वर सपोज टू गेट ट्रेड प्रिविलेजेस, इसके बाद जो था बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ क्या, जो ट्रेड प्रिविलेजेस थी वो किसको मिली, ब्रिटिशर्स को मिल गई, और उन्होंने बंगाल के पूरे ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या रिजल्ट्स निकले, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू द इंग्लिश, तो उसने क्या किया, मीर जाफर ने जो काफी ज्यादा पैसा और साथ में जो जमींदारी थी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की वो अंग्रेजों को दे दी थी। इंग्लिश रिमूव द रेजिडेंट फ्रॉम द नवाब्स कोर्ट, तो नवाब की कोर्ट में जो इंग्लिश के रेजिडेंट हुआ करते थे उनको इंग्लिश ने रिमूव कर दिया था। नाउ टेक 15 सेकंड्स, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कंसर्निंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। फाइव मोर सेकंड्स फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई, और मैंने बताया था कि कुछ हिस्टोरियंस तो मानते हैं दिस वाज द टाइम जब ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन इंडिया के अंदर रखी गई थी। इससे पहले इट वाज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, तो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यहां से स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। नाउ मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, यस, क्योंकि मीर जाफर जो कमांडर थे सिराजुद्दौला के, उनको
धोखा देने के लिए मीर जाफर को ये प्राइज मिला कि आपको अब बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि मीर जाफर को अगर बंगाल का नवाब बनाया जाएगा तो ही वुड एक्ट एज अ मेयर पपेट, तो वो बिल्कुल पपेट की तरह काम करेगा और अंग्रेज उससे वो सब चीजें करा पाएंगे जो वो करवाना चाहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पर क्या वो उससे वैसा करा पाए वो हम आगे देखेंगे। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी, यस उसने काफी पैसा दिया अंग्रेजों को, और एक जो 24 परगनास का डिस्ट्रिक्ट है वहां की जमींदारी भी जो थी वो अंग्रेजों को दे दी। तो पहली दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। थर्ड, इंग्लिश रिमूव द रेजिडेंट फ्रॉम द नवाब्स कोर्ट, नहीं, क्योंकि पहले ऐसा कोई रेजिडेंट था ही नहीं सिराजुद्दौला के टाइम पर, अर्स्टवेल नवाब के टाइम पर ऐसा कोई भी रेजिडेंट नहीं रखा हुआ था, और ये रेजिडेंट रखने का मतलब ही यही था कि जो नवाब है उसको खुद को रूल नहीं करने दिया जाए, रादर मीर जाफर की जगह पे जो रेजिडेंट होगा वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स जो भी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं किस तरीके से रूल करना है वो रेजिडेंट जो है वो मीर जाफर को बताएगा, नवाब को बताएगा कि अंग्रेजों के हिसाब से रूल होना चाहिए। तो ही वॉज मोर ऑफ एन एजेंट, जो कि ब्रिटिशर्स का एजेंट था, वो नवाब की कोर्ट में बिठाया गया था। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी की कॉन्सिक्वेंसेज जो थे उसमें ये चीज ये टर्म थी इंक्लूड करी गई थी। तो बेसिकली रेजिडेंट जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था नवाब की कोर्ट के अंदर। नाउ यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which of the following statements is or are correct about Treaty of 1760? Now Treaty of 1760 के बारे में स्टेटमेंट दी है, इसमें से हमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। It was signed between मीर कासिम एंड कंपनी in 1760, 1760 में मीर कासिम और कंपनी के बीच में साइन हुई थी ये ट्रीटी, देखेंगे। Then मीर जाफर रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम, मीर जाफर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि मीर कासिम आ रहे थे, ठीक है। देन अ पेंशन ऑफ 1500 पर एनम वाज फिक्स फॉर मीर जाफर, तो 1500 रुपए पूरे साल की पेंशन जो थी वो फिक्स करी गई थी मीर जाफर की इसके अंदर में। नाउ टेक 15 सेकंड्स, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। फाइव मोर सेकंड्स फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इट वाज साइंड बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी इन 1760। अब ट्रीटी ऑफ 1760 1760 में ही साइन होगी, बट क्या वो मीर कासिम और कंपनी के बीच में साइन करी गई थी? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मीर जाफर ने क्या रिजाइन किया था? यस, क्योंकि कंपनी ने प्रेशर डाला मीर जाफर को कि देखिए आप जो है रिजाइन करिए बिकॉज हम मीर कासिम को बिठाना चाहते हैं। हुआ क्या था, मीर जाफर जो था अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे उसकी वजह से काफी परेशान हो गया था। देयर वाज अ रेजिडेंट, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि एक रेजिडेंट बिठा के रखा हुआ था जो कि मीर जाफर को बताता था कि आप नवाब चाहे जरूर होंगे लेकिन आपको रूल कैसे करना है वो ब्रिटिशर्स जो है उनके ऑर्डर पे ही आपको करना पड़ेगा। मीर जाफर कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई बिकॉज उनको ये लगता था कि नवाब बनने के बाद ही वुड बी एबल टू ही शुड बी द वन हु शुड कॉल द शॉट्स, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज ही वाज मेयर अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इसी वजह से इसने क्या किया, मीर जाफर ने डच के साथ एक कॉन्स्पिरेसी करी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और एक बैटल हुई चिंसुरा के अंदर, चिंसुरा, और यहां पर ब्रिटिशर्स जीते और उनको ये समझ में आया कि ये जो पर्टिकुलर रूलर है मीर जाफर ये अब हमारे अगेंस्ट में जा रहा है और हमारे जो राइवल यूरोपियन पावर्स है डच इन दिस केस उनके साथ अलायंसेस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा मीर जाफर को कि दैट यू रिजाइन, टेक अ पेंशन ऑफ 1500 पर एनम, दैट इज फाइन, बट नाउ लेट मीर कासिम रूल, मीर कासिम को रूल करने दीजिए, आपका टाइम कंप्लीट होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी है क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन जो थे वो भी मैंने बता दिए। अब मीर कासिम को बिठाने का रीजन क्या था, क्या ऐसी चीजें रही होंगी कि मीर कासिम को बिठाया गया? देखिए ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि मीर जाफर जो है वो उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और उनको ये भी लग रहा था कि मीर कासिम आएंगे तो उनकी हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मीर कासिम ने कुछ टेरिटरी जो थी वो सीट करी कंपनी को, कौन कौन सी, बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव, और ये इंपॉर्टेंट जगह थी ट्रेड करने के लिए और ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ये जब उनको मिल जाएगा तो उसके बाद उनका जो रेवेन्यू है काफी इंक्रीज होगा, और वो हुआ भी सही। मीर कासिम ने ये जो टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स को दे दी। नाउ इसके अलावा कंपनी को जो सिलहट का ट्रेड था उसका हाफ ऑफ द शेयर जो था वो मिला। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे कंपनीज के जो कि मीर जाफर अभी तक नहीं दे पा रहे थे वो भी मीर कासिम ने जो थे नवाब बनने के बाद कंपनी को दे दिए, तो ड्यूज भी दे दिए। और उसके अलावा मीर कासिम ने ये भी कहा, मतलब ये अग्री हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कि एनिमीज, मीर कासिम के एनिमी जो होंगे वो कंपनी के एनिमी होंगे और मीर कासिम के जो फ्रेंड्स होंगे वो कंपनी के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक अलायंस बन चुकी थी यहाँ पे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कंपनी के द्वारा दैट नाउ मीर कासिम विल बिकम अ न्यू पपेट टू द कंपनी। क्या ये हो पाया? नहीं हो पाया, हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर जो यहाँ पे था वो आपको पता ही है, आंसर इज सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है हमारी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मीर कासिम के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। मीर कासिम वाज द एबलेस्ट नवाब अमंग द सक्सेसर्स ऑफ अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान के पास जितने भी सक्सेसर्स आए उसमें से मीर कासिम जो था सबसे एबल था। देखेंगे सेकंड, मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुंगेर टू मुर्शिदाबाद। मुंगेर बिहार में, तो मुंगेर से उन्होंने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद के अंदर। देन ही रिकॉग्नाइज्ड द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ हिज ओन चॉइस। तो अपने पसंद के लोग उन्होंने चूज करे और उनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर डाला ताकि वो अपने हिसाब से रूल कर पाए। टेक 15 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फाइव मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं इसे। चलिए मीर कासिम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, मीर कासिम was the ablest nawab among the successors of Ali Wardi Khan. This statement is correct because he was very skilled, very talented and very capable. तो ये स्टेटमेंट सही है। मीर कासिम shifted the capital from मुंगेर to मुर्शिदाबाद. Now this statement is wrong. Why? Because मुर्शिदाबाद बंगाल से उसने अपनी कैपिटल को मुंगेर बिहार में शिफ्ट किया था। उसका रीजन भी ये था that he wanted to maintain a distance from the कंपनी। वो कंपनी के आसपास टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के आसपास नहीं रहना चाहता था, इसी वजह से अपनी जो कैपिटल थी शिफ्ट करी मुंगेर के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमारा यहाँ पे डी और सी एलिमिनेट हो गया। ही रिकॉग्नाइज्ड द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ हिज ओन चॉइस। तो उसने अपने ही पसंद के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में डालना शुरू किया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। तो फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रीकर्सर्स फॉर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के रीजंस क्या हो सकते हैं, प्रीकर्सर क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर इवेंचुअली हुई। 3 स्टेटमेंट दिए। द मिसयूज ऑफ दस्तक विच कॉज्ड द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब। तो दस्तक का मिसयूज हो रहा था जिसकी वजह से काफी ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जो नवाब को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। सेकंड, सपोर्ट टू राम नारायण बाय ब्रिटिशर्स हु वाज डिफाइंड मीर कासिम। तो राम नारायण ये जो थे बिहार को मैनेज करते थे ना, बिहार को मैनेज करते करते इन्होंने ब्रिटिशर्स की साइड ले ली और मीर कासिम को डिफाई करना शुरू कर दिया। देखते हैं, इंग्लिश कंपनी वाज नॉट पेइंग टोल्स इन ट्रांजिट ड्यू टू इंपीरियल फरमान। तो उन्होंने अपना एक फरमान निकाल के रखा था जिसकी वजह से वो टोल्स जो उनको पे करने होते थे वो पे नहीं कर रहे थे। तो ये 3 रीजन बने। क्या ये 3 रीजन बने बैटल ऑफ बक्सर के लिए? नाउ टेक 15 सेकंड्स, बताइए क्या आंसर हो सकता है। टेक 5 मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो बैटल ऑफ बक्सर के हम प्रीकर्सर्स को डिस्कस कर रहे हैं। द मिसयूज ऑफ दस्तक, ये स्टेटमेंट सही है। हुआ क्या था, दस्तक जो थे वो एक लिमिटेड सेंस में ब्रिटिशर्स को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने दस्तक का मिसयूज करना शुरू किया। मतलब इवन इंडियन मर्चेंट्स को भी ये दस्तक सेल करना शुरू करा फॉर अ कमीशन। तो कमीशन अर्न करना शुरू किया यहाँ पर जिसका उनको राइट नहीं दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सपोर्ट टू राम नारायण बाय ब्रिटिशर्स हु वाज डिफाइंड मीर कासिम। तो हु वाज राम नारायण, ये जो था राम नारायण वाज मैनेजिंग द अकाउंट्स ऑफ बिहार। तो बिहार के जो रेवेन्यू अकाउंट्स थे उसको मैनेज कर रहा था राम नारायण एंड ही वाज अंडर मीर कासिम। तो मीर कासिम ने जब अकाउंट्स मांगे कि रेवेन्यू कितना हो रहा है बिहार से हमें, तो राम नारायण ने वो अकाउंट्स को रिवील करने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेजों ने उसे ऐसा कहा था। तो इस वजह से भी जो मीर कासिम थे उनको अपना डिफाइंस लगा कि मेरे ऑर्डर्स को डिफाई किया जा रहा है, द गाय हु इज वर्किंग अंडर मी इज नॉट फॉलोइंग माय ऑर्डर्स। उसकी वजह से दैट बिकेम अनदर प्रीकर्सर। नाउ इंग्लिश कंपनी वाज नॉट पेइंग टोल्स, जो उनको पे करने चाहिए थे, इस वजह से मीर कासिम को काफी नुकसान हो रहा था और ये भी एक रीजन बना बैटल ऑफ बक्सर का। नाउ हुआ क्या, एक टाइम पर मीर कासिम ने ही सेट की ठीक है मैं सारी ही ड्यूटीज को ऑल टुगेदर खत्म करता हूं, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, अगर सारी ड्यूटी को खत्म कर देगा तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को कोई अलग से फायदा तो होना नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो इंडियन थे उनको टोल टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनको टोल और टैक्सेस पे करने नहीं पड़ रहे थे या वो पे नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मीर कासिम ने कहा कि मैं सभी के लिए ड्यूटी खत्म करता हूं, तो अंग्रेजों ने प्रोटेस्ट किया इसका, बिकॉज दे वांटेड अ प्रेफरेंशियल, दे वांटेड अ स्पेशल ट्रीटमेंट जो उनका खत्म हो जाता अगर सारी की सारी ड्यूटीज को खत्म कर दिया जाता। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दे वर वेरी स्मॉल वॉर्स, आउटब्रेक ऑफ वॉर्स हुआ फ्रॉम 1763 और इंग्लिश और मीर कासिम एक साइड थे, इंग्लिश एक साइड थे। इसके बाद इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज इन कहां पे हुई है छोटी मोटी लड़ाई, कटवा में, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी, मुंगेर, यहां पे ये छोटी छोटी फाइट्स में मीर कासिम वाज डिफीटेड। तो अंग्रेज जो थे उनका जो
होल्ड था वो एम्पायर में बढ़ता जा रहा था। इसके बाद हुआ क्या, इन डिफीट्स के बाद मीर कासिम ही फ्लेड टू अवध, वो अवध गए और वहां पे अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनसे मिले और इन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम टू को भी अपने साथ मिला लिया। तो नाउ ये तीन लोग, मीर कासिम जो कि अवध में भाग के गए थे क्योंकि उनको यहाँ छोटी छोटी लड़ाइयों में विक्ट्रीज नहीं मिल रही थी, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और मुगल एम्परर शाह आलम टू, इन तीनों ने मिलकर कहा कि ठीक है अब हम एक स्ट्रॉन्ग और एक कलेक्टिव अपोजिशन रखते हैं ब्रिटिशर्स के सामने और उनसे फाइट करते हैं, एंड दैट लेड टू बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे ये बैटल ऑफ बक्सर हुई जिसके मैंने आपको प्रीकर्सर्स बता दिए हैं। आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने अपने 15 क्वेश्चंस को देखा होगा कि आपने क्या स्कोर किया। आप यहाँ देख सकते हैं अगर 13 to 15 आपके एमसीक्यूज ठीक है देन परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, 9 से 12 देन इट इज गुड, 6 to 8 इट इज अ डेंजर जोन बिकॉज आपको नहीं पता है प्रीलिम्स क्रैक होगा नहीं होगा, लेस देन 6 देन आपको फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, अदरवाइज जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और भी करिए, जस्ट अगर आपने सबसे कम भी स्कोर किया, लेस देन 6 एमसीक्यूज भी आपने स्कोर किए, देन देयर इज नो नीड टू बी डिस्करेज्ड। कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम 6 to 8 में और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाए, ठीक है। नाउ टेलीग्राम का चैनल आप अनअकैडमी स्टूडियो राइज का ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम की एप्लीकेशन के अंदर यू कैन टाइप अनअकैडमी स्टूडियो राइज और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे ही जो भी वीडियोस होते हैं डिफरेंट एजुकेटर्स जो अनअकैडमी स्टूडियो राइज पे पढ़ाते हैं उनके वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाते हैं। फाइनली thanks for watching this video. You can give us a like if you like the video and you can subscribe Unacademy channel. You can also use the PL live code. अगर आपको Unacademy Plus subscribe करना है, you will get a 10% discount. So thanks for watching once again. Goodbye.